बाजार बोलता है। इसमें हम बात करेंगे उन सभी डेटा पॉइंट्स की जहां से मार्केट ड्राइव होता है। एफआईज डीआईज का डेटा पहले शुरुआत करते हैं कि एफआईज की किस तरह की बाइंग देखने के लिए मिली है और डीआईज का क्या रुझान रहा कल के सत्र में। तो एफआईज काफ़ी सत्र के बाद कल कुछ हद तक खरीदारी करते हुए नजर आए। 1372 करोड़ की बाइंग एफआईज की तरफ से। डीआईज तो रुक ही नहीं रहे हैं, डीआईज तो लगातार बाय करते जा रहे हैं। 2972 करोड़ रुपए की डीआईज ने बाइंग की है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों ने ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईज हो या डीआईज, दोनों ने मिलाकर करीब 4500 करोड़ रुपए की बाइंग कल के सत्र में इंडियन मार्केट में की। और उसका इम्पैक्ट हमें दिख भी रहा है कि मार्केट्स में लगातार चौतरफा बाइंग चल रही है। भले ही इंडेक्स आपको मूव करता हुआ दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन आपको शेयर्स में बहुत तेज मूव देखने के लिए मिलेंगे। ग्लोबल इंडिसेस पर नजर डालें तो मिला जुला रुझान। डाउ में एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कल आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे का कारण भी है, बात करेंगे विस्तार से। शंघाई में आज पॉजिटिव रुझान बन रहा है। हैंसेंग रेड मार्क के साथ फ्लैट है। निकाई में मामूली खरीदारी है, 0.5% ऊपर है। कोस्पी में फ्लैटिश रुझान ऑन द नेगेटिव साइड। साथ ही आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। टॉप गेनर्स देखें तो आज जो शेयर्स रडार पर सबसे ऊपर है तो रेलटेल यहाँ पर करीब 6.5% का मूव। काफ़ी दिनों के बाद अब रेलवे शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिलनी शुरू हो गई है। इस पूरे वीक में हमने देखा श्रीराम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी करीब 6.5% का मूव है। वर्धमान टेक्सटाइल करीब 5.5% ऊपर। आर पावर लगातार सर्किट लगाता हुआ 5% ऊपर ये काउंटर आ चुका है। जैन इरिगेशन यहाँ पर एक खबर भी है, 5% ऊपर इस काउंटर पर मूव देखने के लिए मिल रहा है। टॉप लूजर्स की लिस्ट में देख लेते हैं कि कौन से शेयर्स हैं जहां पर कि आज मार्केट में उतना तेज मूवमेंट नहीं या नेगेटिव साइड पर है। तो दीपक नाइट्रेट यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, 3.5% की। वेरोक इंजीनियरिंग यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग, करीब 3%। मैक्रोटेक डेवलपर करीब 2.5% नीचे। यूनो मिंडा यहाँ पर करीब 2.5% नीचे। एम्फेसिस यहाँ पर भी करीब 2.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ग्लोबल खबरों में आज देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा फेड चेयरमैन जो कि जैक्सन होल में एक अपनी स्पीच देंगे, जहां पर कि ये माना जा रहा है कि उनकी स्पीच में कहीं ना कहीं रेट कट की संभावनाएं किस तरह की बनती है, उस पर मार्केट का पूरा फोकस रहेगा। तो रवि सर, क्या मानते हैं आप, फेड से कुछ होने वाला है? अगर स्पीच से कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मार्केट आउटकम निकालना चाहेगा, इम्पैक्ट तो मंडे ही पड़ने वाला है। सर, कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखने चाहिए? देखिए, फेड से कुछ होने वाला होता तो हिंडनबर्ग का सहारा नहीं लेते। एकदम साफ है, क्योंकि ना तो उनकी अभी कोई डिसीजंस यहाँ पर बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं। उनका मार्केट उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, और ऑप्शन भी नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर उनके डेट बढ़े हैं। अब रही बात स्टॉक की, अगर बात कर ले तो इंडियन में स्टॉक्स को अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और हमारे यहाँ के बैंकिंग सेक्टर जो है वो वापस से एक बार चमकते हुए से नजर आ सकते हैं, खासतौर से जो अभी एक इस समय तो सबसे ज्यादा देखे वैसे भी। जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मार्क कुछ ना हो लेकिन मार्केट प्लस रहता है, और दूसरी तरफ है कि डिफेंस काउंटर का डिप्रेशन यहाँ पर दूर हो सकता है। तो आज फेड की जो स्पीच है उसका इंपैक्ट ये होगा कि क्लोजिंग सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है, और थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से कह लें तो हॉकिश कमेंट यहाँ पर आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो कि मार्केट की सेहत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, मार्केट हमेशा यही सोचता है कि पॉजिटिव साइड पर फेड चेयरमैन बोलेंगे, लेकिन वो ज़रूर कुछ ना कुछ उलझनों में फंसाए रखते हैं मार्केट को। चलिए, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं, उनको उनके सवाल भी लेते हुए चलते हैं। सुनीता चौधरी जी का सवाल है, उन्होंने जेपी पावर के 18,000 शेयर लिए हुए हैं ₹2.25 के भाव पर, और ऑयल इंडिया के कुछ शेयर लिए हुए हैं ₹37 के भाव पर। इंटरेस्टिंग। रुचि जी, ये जेपी पावर का तो चलिए समझ आता है, ₹2.25 मुझे शायद याद होगा क्योंकि ₹18 शेयर चल रहा है, लेकिन ऑयल इंडिया ₹37 पर, मतलब मुझे याद नहीं है किस ईयर में रहा। सर, क्या लग रहा है आप का कोई व्यू है क्या इन पर? बुलिश तो ऑलरेडी है मैम, अभी भी बुलिश व्यू वैसे पूछ रही हैं, पर आपका व्यू सर? तो एक चीज, जो इनके बाइंग प्राइस इन्होंने लिखी है, अगर वाकई वो प्राइस पे उन्होंने शेयर लिए तो आई डोंट थिंक कि इनको कोई भी ज्यादा ऐसा चिंता करने की जरूरत है। जेपी पावर में इनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग पोजिशन है उसके ऊपर ₹14 के स्टॉप लॉस लगा दे पोजिशनली। ₹14 के लेवल्स अगर इंटैक्ट रहते हैं तब तक ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का नो इतने ज्यादा खराब नहीं है। बट हाँ, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है यहाँ पे। अगर कोई दूसरे दर्शक सुन रहे तो उनके लिए मैं भी कहूंगा कि फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है स्टॉक पे। बट जस्ट क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है तो इनको वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि वो थोड़ा
रिस्क ये ले सकते हैं, इसके लिए 14 की स्टॉप लॉस रखे। और ऑयल इंडिया पे तो स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि लगातार ये स्टॉक में एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी बरकरार है। और जब मार्केट भी एक करेक्टिव फेज में रिसेंटली गया था कि जब प्राइस वाइज करेक्शन था, तभी भी ये स्टॉक में कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आया। तो फिलहाल तो कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है, और आई डोंट थिंक इनको अगर पैसे की जरूरत है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे। अदरवाइज अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये ट्रेंड को राइड करो और अपने पोजिशन में बने रहे। बिल्कुल। ऑयल इंडिया 2020 में जब कोविड की करेक्शन आई थी तब भी केवल 42 रुपये की रेंज पर आया था। आई थिंक उनके रेट में शायद लिखने में कुछ ज़रूर करेक्शन रही है। एनीवेज, यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं जो रितेश पाटीदार जी हैं, बोल रहे हैं, रवि सर माय फेवरेट हीरो, मेरा सवाल है मॉइल पर 200 शेयर हैं उनके पास सर, बाइंग प्राइस 537 का है, एवरेज करें या सेल करें, लॉन्ग टर्म व्यू है सर? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसा सोचते हैं। और फिलहाल तो विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है चलिए मॉइल पे कॉल ही दे देते हैं। अब मौका मिला है, मार्केट मिल रहा है 400 के 398 के स्टॉप लॉस से बाय करके 421 रुपए चल रहा है, पकड़ के रखिएगा। 490 आए तभी छोड़िएगा, और उससे पहले अगर कोई छोड़ने को कहे तो उसे कहिएगा बेटा तुम भी बाय कर लो, क्योंकि तुम्हें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि स्टॉक बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। ओवरऑल अगर सेंटीमेंट यहां पर देखते हैं तो फंडामेंटल नंबर्स तो अट्रैक्शन पे रहे ही रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का शिकार चूंकि पीएसयूज हुए थे तो उसका इंपैक्ट यहां पर आया था। लेकिन फिलहाल स्टॉक स्ट्रक्चर बॉटम आउट हो रहा है, 490 तक का इमीडिएट टारगेट इमीडिएट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 20 रुपए पे आपको यहाँ पे 60 रुपए मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चाहिए? बाय करिए, रखिए, थोड़ा दिन गुजारिएगा, डरिएगा नहीं। बिल्कुल। कुछ एक खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा कि घरेलू मार्केट में आज अदानी समूह को लेकर काफ़ी कुछ बज़ है। कांग्रेस ने कल देश भर में अदानी ग्रुप के खिलाफ और साथ ही सेबी चेयरमैन के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किए थे, और उन्होंने जेपीसी की भी मांग की थी। लेकिन अदानी ग्रुप की तरफ से इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं कि अदानी ग्रुप अब दुनिया के टॉप ऑडिटर्स में से किसी एक ऑडिटर का चुनाव करने वाले हैं जल्द ही, और ताकि उनके डेटा को ठीक से प्रेजेंट किया जा सके, और साथ ही वो अपने फैमिली कारोबार के लिए भी सीईओ की तलाश कर रहे हैं, ताकि जो भी डेटा को लेकर उन पर आरोप लगते आए हैं वो थोड़ा सा आगे चलकर ट्रांसपेरेंट उनके डेटा दिखे और कंपनी बेहतर दिखे। साथ ही आज अदानी ग्रुप के दो शेयरों में भी खबर है। अंबुजा सीमेंट, जहां पर कि अदानी ग्रुप की शेयर में करीब 4200 करोड़ रुपए की हिस्सा बिक्री रही है, फ्लोर प्राइस करीब 600 रुपये का रहा, और 2.84% की हिस्सा बिकवाली रही। साथ ही अदानी पावर, जहां पर कि हमने खबर देखी है कि कंपनी जो एक लैंको का अमरकंटक प्लांट था उसको खरीदने के लिए कंपनी को एनसीएलटी से मंजूरी मिली है। प्लांट खरीद पर करीब 4101 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 15,633 करोड़ रुपए की लेकिन लाइबिलिटीज़ भी अदानी पावर को ही झेलनी पड़ेगी। अगर हम अमरकंटक प्लांट की अभी मौजूदा क्षमता देखें तो 300 मेगावाट के दो प्लांट उनके ऑपरेशनल हैं, यानी कि 600 मेगावाट की कैपेसिटी आपको मिल रही है। साथ ही 1320 मेगावाट की दो यूनिट उन पर काम जारी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि करीब 1920 मेगावाट की जो परचेज है अदानी ग्रुप 4101 करोड़ रुपए में कर रहे हैं। साथ ही ये जो पावर प्लांट जो ऑपरेशनल है, वहाँ से जो पावर सप्लाई होती है वो हरियाणा मध्य प्रदेश में जाती है, और प्लांट के लिए जो कोयला आता है वो कोल इंडिया की सब्सिडरी से आता है। अब इस एक्विजिशन के बाद अदानी ग्रुप की जो अदानी पावर की जो कैपेसिटी होगी वो 15,000 मेगावाट के पार पहुँच जाएगी। रवि सर, अदानी पावर और अंबुजा सीमेंट, इनमें खबरों के चलते क्या कुछ लग रहा है, कोई टेक है? और बाकी अदानी शेयर्स पर आपका व्यू? विवेक भाई, आपके स्टॉक आपके इस बीच बचाओ प्रोग्राम में लोग प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, तो एक अपडेट दे देता हूं। कर लीजिए, बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 570 प्रीमियम चल रहा है, 70 रुपए आपको मिल रहे हैं, 50-60 रुपए आज का दिन का कोटा पूरा हो गया। आप शो देखिए आराम से, और सबके साथ स्टेटस पे शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जिससे जुड़ पाए। दूसरा, निफ्टी वाले भाई लोग, आप लोग भी एक बार को मस्त से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 211 रुपए का हाई बन चुका, निफ्टी 842 रुपए पहुंच चुका है, तो प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन शर्त मेरी यही है, अगला रिकमेंडेशन तभी दूंगा जब आप अपने स्टेटस पे इसका लिंक लगाएंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर अदानी ग्रुप पे अच्छे स्टॉक के बारे में चर्चा भी नहीं करूंगा। खैर रवि जी, पर रिक्वेस्ट है, अभी दर्शकों को टाइम लगेगा आपकी इस बात को मानने में। सर, सवाल अभी आंसर दे दीजिए।
जी। देखिए, अब अदानी ग्रुप पे आपके वापस आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज धरना प्रदर्शन कल हो रहा था, आज भी चल रहा है। सर, फायदा उठाइए, आप इन्वेस्टर हो, चालाक बनो, स्टॉक से प्यार मत करो, प्रॉफिट से प्यार करो। और इस तरीके के जब धरना प्रदर्शन हो ना, उस दिन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो, बीच में नीचे आने दो। नीचे आता है वापस पकड़ लो, क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक के बढ़िया है। अब अदानी पावर की बात करें तो एक बार, या अंबुजा सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट तो बाय करके रखो, सबसे पहले जाओ, क्योंकि ये 700 रुपए हो जाएगा। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, सीमेंट सेक्टर में सब में तेजी है, तो यहां पर इस स्टॉक में तेजी रहेगी। अदानी पावर में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आज फ्राइडे है तो आज अदानी ग्रुप में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सैटरडे संडे में थोड़ा और न्यूज को मैच्योर होने दीजिए, मंडे को वापस एंट्री करने का मौका मिलेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। इस तरीके की कंट्रोवर्सी, बिजनेस करना अगर आसान होता तो कोई, सभी लोग बिजनेस कर रहे होते तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी फंडामेंटल नंबर्स को यहां पर फोकस करिए। टेक्निकल चार्ट पे वो आपको थोड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस समय सिर्फ एक स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है जिसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो है AWL। वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी स्टॉक्स में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्टॉक्स अच्छे हैं। और थोड़ा मंडे को आपको एंट्री करने का मौका फिर से मिले। बिल्कुल, तो मंडे को एंट्री करने का मौका मिलेगा। केवल 2 दिन रुक जाएं अदानी स्टॉक्स में, पहले खबरों को मैच्योर होने दें। बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सर आपने बताया। लेकिन कुछ और खबरें जहां पर कि हमने देखा नायका, नायका में प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 1.4% हिस्सा अपना बेचा है, करीब 4 करोड़ शेयर बेचे हैं। फ्लोर प्राइस उन्होंने 198 रुपये पर शेयर का तय किया था। कंपनी में प्रमोटर्स का ऑलरेडी जो हिस्सा था वो 52.2% था, तो अब ये 1.4% हिस्सा हट जाएगा। तो अभी भी मेजॉरिटी हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा। काउंटर में आज अच्छा उछाल देखने के लिए मिला है। रुचि जी, कैसे देख रहे हैं नायका को? टेक्निकली तो स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है। हमने आज खबरों के पहले ही रिसेंटली स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था जब ये 190 के ऊपर निकला था। और आप पिछले 15 दिन में देखिए तो मार्केट के कंसोलिडेशन में भी ये स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव्स रहे। सो जनरली तो काफी स्ट्रॉन्ग साइंस रहते हैं। ये पोजिशनली हमें लग रहा है कि ये स्टॉक का 240 से 245 की रेंज बता सकता है। हाँ, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में एक अपमूव ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जहाँ पे एक ही दिन में हमने 17-18% का अपमूव परसों के ट्रेडिंग सेशन में देखा था। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए, और कोई भी अगर इंटरमीडिएट डिक्लाइन आते हैं स्टॉक में फिर से 210 215 की रेंज में, तो वहां पे खरीदारी करने के वो ऐसी कोई और डिप्स में खरीदारी करे, और 245 तक के पोजिशनल टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। एक काउंटर है जैन इरिगेशन, ये आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी था, और इसमें खबर भी है कि कॉफ़ी बोर्ड के साथ इन्होंने नई वैरायटी के लिए एक MOU साइन किया है। साथ ही अगर देखें तो कॉफ़ी जो ग्रोअर्स हैं, जो कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, उनको रोग मुक्त पौधे ये मुहैया कराएगी कंपनी। और अब इसको पैसे कैसे मिलेंगे? ये जो उत्पादकों को पौधे देगी, उनसे पैसे लेगी, और रॉयल्टी जो होगी उसमें से कुछ परसेंट वो कॉफ़ी बोर्ड को मिलेगी। तो इनका कहना है, कंपनी का ये क्लेम है कि ये जो पौधे कंपनी दे रही है वर्ल्ड क्लास पौधे हैं, और यहाँ इनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़बरदस्त है, और इंडिया कॉफ़ी एक्सपोर्ट में एक बड़ा मार्केट बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि जैन इरिगेशन के साथ चल रही हैं, और उसका काउंटर पर इम्पैक्ट भी मिल रहा है। रुचित जी, कैसे देख रहे हैं जैन इरिगेशन ऑन चार्ट सर? चार्ट सक्सेस तो रेंज बाउंड दिखा रहे हैं, कोई ऐसे बड़े प्राइस एक्शन की पॉसिबिलिटी तो कम लग रही है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में 60 से 65 रुपए की रेंज में सपोर्ट बेस्ड जरूर बना है, बट हम देख रहे हैं कि जब ये स्टॉक 80-82 के आसपास आता है तो फिर से हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है। सो मे बी एक टाइम वाइज करेक्शन है, और ऐसे कोई वॉल्यूम्स को भी अगर देखें तो ऐसे कोई साइंस नहीं है कि स्टॉक में कोई बड़े ट्रेंडेड फेज आपको ये न्यूज के बेस पे नियर टर्म में देखने मिलेगा। सो पॉसिबल है कि स्टॉक अभी भी इसी ब्रॉडर रेंज में इंटैक्ट रहेगा। जी, एक दर्शक हैं हमारे अरुण ओलान जी, ये बोल रहे हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सर। इनके पास सर रवि सर KNR कंस्ट्रक्शन के कुछ शेयर हैं 370 रुपये के, 4 से 6 महीने का नज़रिया है सर। एवरेज करें या लॉस बुक करें, प्लीज़ रिकमेंड। अरे सर, लॉस क्यों बुक करेंगे, एवरेज करिए। 344 रुपए चल रहा है, 320 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। जल्दी आपको 380 और 400 के लेवल देखने को मिलेंगे। जल्दी का मतलब है थोड़ा सा टाइम लगेगा, 60 से 65 दिन, यानी कि 8 वीक तक का समय आपको लग सकता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा है। इन सब स्टॉक्स में लॉस मत लिया करिए, बस थोड़ी स्ट्रैटेजी को चेंज करिए और फिलहाल बने रहिए। घबराने की जरूरत नहीं, 320 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा।
रवि सर, प्रियंका जी हैं, भोपाल से रेगुलर व्यूअर हैं, काफ़ी फ़ोन भी करती हैं। इनके पास अदानी पोर्ट के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 1400 रुपये के भाव के। सर क्या करें, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका? बिल्कुल बने रहिए, 1680 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, ये जो न्यूज का इंपैक्ट है, मैं डरा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो बाय करने की बात कर रहा हूं, इसलिए आप घबराइए नहीं प्रियंका मैम, बने रहिए। और मुझे जहां तक समझ में अभी आ रहा है, इस समय थोड़ा सा न्यूज का इंपैक्ट हो सकता है, तो एक बार 1450 तक के लेवल दिखा सकते हैं, लेकिन 40-50 रुपए के लिए स्टॉक को इधर उधर करेंगे तो स्टॉक मिस हो जाता है, इसलिए मना करूंगा। फिलहाल स्टॉक का टारगेट 1680 रुपए का है। जी। हिदायतुल्ला घांची जी हैं, टाटा स्टील पर इनका सवाल है। 147 पर इनके पास 250 शेयर हैं, 147 रुपये के हैं। रुचित जी, कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट्स, क्या करें? होल्ड करने की सलाह रहेंगी। रिसेंटली हमने मेटल स्पेस में करेक्शन देखा है, लेकिन नो आई थिंक यहाँ पे अगर मैं वीकली मंथली चार्ट देखूँ तो ऑलरेडी स्टॉक में एक प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है और यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। 140 138 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पर जो रिसेंट करेक्शन भी आया था, 142 के आसपास से ही ये वापस से हमने पुल बैक मूव देखा है, तो प्राइस वाइज डाउनसाइड लिमिटेड है। मेटल्स एक सिक्लिकल स्टॉक्स रहते हैं कि जब इनकी साइकिल्स चलती है तब आपको बड़े रिटर्न्स स्टॉक में बनते हुए दिखते हैं। सो पेशेंस की डेफिनेटली जरूरत रहेगी स्टॉक में। तो अगर आप थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो डाउनसाइड स्टॉक में लिमिटेड है। सो और आपकी बाइंग प्राइस भी यहाँ से थोड़े लो लेवल्स की है, तो आपके पास वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, तो समय दे सकते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक में अपने पोजीशंस को बनाए रखें। जी। फ़हीम जी का सवाल है, इरिडा में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? रवि सर, कल इसमें खबर भी थी कि 4500 करोड़ रुपए का एफपीओ या क्यूआईपी लेकर आ रहे हैं और 7% इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है करीब करीब कंपनी का। 32 रुपये पर आईपीओ आया था, 8 गुना शेयर ऑलरेडी हो चुका है। क्या करना चाहिए सर, फ्रेश एंट्री का समय है क्या? देखिए विवेक जी, पहले तो क्षमा मांग लूं, पिछला प्रोग्राम में नहीं कर पाया। पिछले के पिछले प्रोग्राम में आपको याद हो तो मैंने कहा था 232 और 240 के जो लेवल्स आएंगे उनमें इस स्टॉक को छोड़िएगा नहीं, पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो मौका है, बिल्कुल पकड़ कर रखिए। और इमीडिएट टारगेट 280 और 330 तक के देखने को मिलेंगे। और ये सब जो फंड कलेक्शन और इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, इसकी वजह से भी स्टॉक के प्राइसेस जो है वो थोड़े से सुधरते हुए से नजर आते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं। फ्रेश बायर के लिए 230-32 के लेवल ज्यादा अच्छे हैं। जी। एक दर्शक हैं संदीप कुमार जी, इनका सवाल है कैनरा बैंक पर। 1000 शेयर हैं इनके पास। रुचित सर, 111 रुपये के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? सो होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि पीएसयू बैंक में रिसेंटली एक करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है, लेकिन यहाँ से भी प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब एक कंसोलिडेशन फेज में है पिछले कुछ महीनों से। इनफैक्ट आई थिंक लास्ट 2-2.5 महीने से स्टॉक्स में कोई ट्रेंडेड फेज नहीं दिखा है। लेकिन यहाँ से ऑलरेडी स्टॉक अगर कैनरा बैंक में भी देखे तो 127 128 तक के जो हाई थे वहां से प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है। नियर टर्म में शायद आपको बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। जब भी अपट्रेंड का रिजम्पशन पीएसयू बैंकिंग स्पेस में होगा, फिर डेफिनेटली एक अच्छे मूव फिर से ये स्टॉक में 120 के लेवल्स क्रॉस कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये लेवल्स पे ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन से उनमें बने रहे, 120 124 आगे चल के लेवल्स एक्सपेक्ट करें। जब वो रेंज आते हैं तो फिर से एक बार रिव्यू कर लें। एक हमारे दर्शक हैं सांश डोगरा जी, लिख रहे हैं कि आई एम सांश डोगरा फ्रॉम दिल्ली। विवेक सर, रवि सर, मैं आप दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। आई ट्रस्ट योर वर्ड्स। थैंक यू सर। रवि सर, आपकी तरफ से भी कुछ कमेंट लूँगा, लेकिन इन्होंने इरिडा और आइनॉक्स विंड पर फ्रेश एंट्री के लिए पूछा है। इरिडा पर आप ऑलरेडी सर बता चुके हैं, आइनॉक्स पर और बता दीजिए। आइनॉक्स विंड है या कौन सा है? आइनॉक्स विंड सर। अच्छा अच्छा। देखिए आइनॉक्स विंड की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने इसको जब ये 190-95 का था, आज का रेट इसका है 220 रुपए का। बढ़िया है सर, चलाते चलो। अगर पहले का खरीदा हुआ है तो कंटिन्यू रखो। और 255 के आसपास के लेवल्स आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एवरेज बाय, फ्रेश बाय करने के लिए जो नए लोग हैं वो भी ध्यान रखें। 210 और 205 की रेंज में बाय करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। 255 तक अभी फिलहाल होल्ड रखना। जी। रुचित सर, आपकी रडार पर कौन सा शेयर है? सो यहाँ पे एक दिन फ्रेश बाइंग के लिए हमें HAL काफी पसंद आ रहा है।
सो पिछले कुछ दिनों में ये पूरा ही सेक्टर आई थिंक अच्छे करेक्टिव फेज के थ्रू गया है। बट लेकिन अगर आप देखें तो 4500 4550 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस था, और एक करेक्शन में वो सपोर्ट बेस ब्रेक नहीं किया एचएल के शेयर ने। तो मेरे ख्याल से प्राइस वाइज करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है, और यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। और इनफैक्ट पूरे ही डिफरेंस स्पेस में सिर्फ देखे जो भी करेक्शंस आए हैं एचएल और बीएल स्पेसिफिकली ये दो स्टॉक्स में, उनमें कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग स्टॉक में नहीं रही है। तो आई थिंक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कि प्राइस वाइज डाउनसाइड लिमिटेड है, तो करंट लेवल्स पे एचएल में खरीदारी करने की सलाह रहेगी 4680 के साथ स्टॉप लॉस के साथ में, और 5080 के अराउंड के टारगेट्स ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट है। बिल्कुल। एचएएल पर हमारे काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछते हैं और यहाँ पर सर की खरीदारी की राय है, तो एक उनको सपोर्ट मिल रहा है उनकी थ्योरी को, तो 5080 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 4842 रुपये इस समय प्राइस चल रहा है, तो ऑलमोस्ट करीब 200 से 250 रुपये तक का इसमें टारगेट आपको अपसाइड पर मिल जाएगा। रुचि जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। शुक्रिया विवेक। तो रुचि जी तो हमारे साथ थे और उन्होंने इंडेक्स पर और एचएएल दोनों पर ही अपनी पॉजिटिव राय रखी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट, चूंकि इस हफ्ते में तो हमने एक अच्छे मूव बनते हुए देखे हैं, लेकिन अगले हफ्ते की क्या रणनीति हो, अगले हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज फ्राइडे को जब फेड चेयरमैन अपनी स्पीच देंगे तो कुछ इंटरेस्ट रेट को लेकर इंडिकेशन करेंगे। तो 4 खबरें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगले एक हफ्ते के लिए, वो एक तो यही है कि फेड चेयरमैन के जो भी आज स्टेटमेंट आएंगे उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मंडे के मार्केट में होगा। साथ ही एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव 30 अगस्त से लागू होने वाले हैं। बदलाव की पहले ही एमएससीआई ने अपनी लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन हम एक बार उसको फिर रिव्यू कर लेंगे। साथ ही भारत के Q1 जीडीपी ग्रोथ डेटा भी होंगे 30 अगस्त को, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है भारत की लगातार इंटैक्ट है, लेकिन इस क्वार्टर की कैसी रहेगी इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ऑटो कंपनियों पर अगस्त बिक्री आंकड़ों से पहले ही थोड़ी सी हलचल देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ऑटो बिक्री हर महीने की पहली तारीख को शुरू हो जाती है, तो अगस्त महीने की जो बिक्री होंगी वो 1 सितंबर को होंगी, लेकिन शेयरों में हलचल पहले ही शुरू हो जाती है 2-3 दिन पहले। तो जो नेक्स्ट वीक होगा वहाँ पर ऑटो काउंटर्स भी रडार पर रहने चाहिए। रवि सर, अगर फेड पर तो हमने बात कर ही ली थी कि फेड चेयरमैन अगर कुछ इंटरेस्ट रेट कटौती की इंडिकेशन देते हैं, हालांकि आपने कहा कि हॉकिश उनका स्टेटमेंट आ सकता है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती देखने के लिए मिल सकती है, और अगर कटौती कुछ भी होगी तो वो 17 से 18 सितंबर में होगी। सर, ऐसा कर सकते हैं क्या कि अगर कोई हॉकिश स्टेटमेंट आता है तो मार्केट में उन सब भी स्टॉक्स को बाय करने का मौका होगा जो कि अगर मंडे को कुछ हॉकिश स्टेटमेंट के बाद गिरेंगे, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, सेल, टाटा स्टील, जो कि फेड की स्पीच से काफ़ी कुछ मूव करते हैं, और जब फेड की एक्चुअल मीटिंग होगी 17-18 सितंबर को तब आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। कुछ ऐसा है दिमाग में? देखिए, एक्चुअली में विवेक जी, इस समय मार्केट में थोड़ा सा जो है वो एक रेंज बाउंड दायरा देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से स्टॉक्स में उतना कुछ अग्रेशन नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन ये जरूर है कि अगर सिर्फ आईटी काउंटर की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और थोड़ी सी गिरावट के दौर और दिख सकते हैं। और उन लेवल्स पे अगर देखा जाए तो मंडे के लिए कैरी नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक बार को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से जरूर देखना चाहिए। फ्रेश बाय भी अगर करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। मंडे के बाद यहाँ पर डिसीजन लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जी। दूसरा एक सर जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा वो 30 अगस्त से एमएससीआई में जो बदलाव होने वाले हैं उसमें भारत का वेटेज भी बढ़ने वाला है, जिसमें कि माना जा रहा है कि पैसिव जो एफआईज का इनफ्लो होगा वो $3 बिलियन तक होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ एक काउंटर्स रहेंगे जहां पर कि एफआईज का फ्लो आ सकता है। एचडीएफसी बैंक इस शेयर में करीब करीब $1.5 बिलियन का इनफ्लो आ सकता है। साथ ही अगर देखें तो कुछ एक शेयर्स जो कि इन्वेस्टर्स की रडार पर भी रहते हैं, आरवीएनएल, आइडिया, डिक्सन टेक, ओरेकल फाइनेंशियल, प्रेस्टीज एस्टेट, ऑयल इंडिया और जाइडस लाइफ, इनके चूंकि वेटेज बड़े हैं तो इनमें भी इनफ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। रवि सर, आप किस पर्टिकुलर काउंटर पर जाना चाहेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज बढ़ रहा है लेकिन फंडामेंटल वगैरह सब ठीक है? देखिए,
खास तौर से अगर विवेक जी आपने जिन स्टॉक्स को, अगर मैं एक बार को रिकंसिडर करने की कोशिश करूं, तो इन स्टॉक्स को ऑब्वियसली की फंडामेंटल डेवलपमेंट के साथ ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इंडेक्स में भी उनमें वो बदलाव साफ साफ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि आगे इसका जो इनफ्लो है वो थोड़ा सा और अग्रेसिव तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा। एफआईआईज यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ सकता है, और डीआईआईज तो ऑलरेडी यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स में वैसे भी शॉर्ट की पोजीशन नहीं देखनी चाहिए। खासतौर से आरवीएनएल पे जो एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा था वो वापस रिट्रेस होता हुआ नजर आएगा। जाइडस लाइफ ऑयल यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन स्टॉक्स में आप शॉर्ट मत करिएगा, प्रॉफिट भी मत बुक करिए, एक दो हफ्ते का समय दीजिए, जिससे कि एक मेच्योरिटी यहाँ पर देखने को मिले और थोड़ी सी तेजी का ट्रेंड जो है वो पूरा आपको पूरा का पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आए। फिलहाल स्टॉक्स में अगर देखते हैं तो इन स्टॉक्स में अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है और ब्रेकआउट आने के भी चांसेस हैं। चाहे रीजन हो सकता है यहाँ पर एक जो इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं, प्लस जिस हिसाब से थोड़ी सी एफआईआईज अट्रैक्शन बढ़ी है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। साथ ही साथ तीसरा फैक्टर रहेगा Q1 जीडीपी ग्रोथ डेटा, जो कि 30 अगस्त को जारी होंगे। Q1 जीडीपी ग्रोथ 6% रहने का अनुमान है, इकरा की ऐसी रिपोर्ट कहती है। साथ ही ये जो जीडीपी ग्रोथ होगी ये 6 क्वार्टर में सबसे कम होगी, वरना हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ भारत की आ रही है वो ज़बरदस्त आ रही है। इस बार चूंकि अप्रैल जून में इलेक्शन सीजन भी था, तो कुछ हद तक जो इकोनॉमी की जो रफ्तार होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है चुनावी महीनों में। साथ ही अगर देखें तो शहरों में स्पेंडिंग भी घटी है, जिसका एक इम्पैक्ट इस Q1 जीडीपी डेटा में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इकरा का ही रिपोर्ट ये कहती है कि जो पूरे साल के जीडीपी एस्टिमेट्स हैं वो 6.8% रहेंगे। रवि सर, जीडीपी ग्रोथ जब डेटा आएगा अगर 6%, तो और जब ये भी बैंड्स छपेंगे कि 6 महीने की तिमाही के नीचे है, हालांकि हम अभी से बात कर रहे हैं तो मार्केट शायद डिस्काउंट करने की पहले से ही थोड़ा कोशिश करेगा, लेकिन जीडीपी डेटा पर जो शेयर्स अक्सर हमने रिएक्ट होते हुए देखे हैं, लाइक कैपिटल गुड शेयर में एल&टी जैसे, सीमेंस जैसे शेयर होते हैं। साथ ही जो एग्रीकल्चर एग्री ग्रोथ जो आती है उससे रैलिस इंडिया जैसे, जैन इरिगेशन जैसे काउंटर्स पर इम्पैक्ट आता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग चूंकि ऑलरेडी घटी है, तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट बाटा, एबी फैशन जैसे काउंटर्स पर भी हो सकता है कि दिखाई दे। सर क्या लगता है, ये इम्पैक्ट सही में दिखाई देगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा, या किस तरह से इन काउंटर्स को देखें? देखिए, ओवरऑल अगर इस समय देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो काफी स्टेबल दिखाई देंगे, क्योंकि अगर इससे पहले अगर कोई इंडिकेशन होता तो शायद मेरे ख्याल से आरबीआई यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन लेता हुआ जरूर अपने इंटरेस्ट रेट के उस पर नजर आता। दूसरी तरफ है कि जो फूड इन्फ्लेशन को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट किया है, या फिर ये कहें कि फूड इन्फ्लेशन को लेकर सरकार की थोड़ी चिंता जरूर थी, और उसको अब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा जो है वो एक पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि जीडीपी के जो अनुमान है या जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो एज पर एक्सपेक्टेशन आएंगे, तो बहुत ज्यादा कुछ मार्केट में हलचल होने के चांसेस कम है। हाँ, आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा वो ये ज्यादा जरूरी है कि उसकी वजह से जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है उनमें थोड़े मूवमेंट्स बढ़ सकते हैं। कुछ आपको इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेंगे और कुछ नेगेटिव साइड पे देखने को मिलेंगे, लेकिन मोटा मोटी अगर रेशियो की बात की जाए तो मुझे लगता है 70% स्टॉक्स में उसका इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और 30% स्टॉक्स यहाँ पर थोड़े से करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक नजर रखिए, बीच बाजार के आप बाजार में बने रहिए, तो आपको ऑब्वियसली कि वो आपको डीकोड करके वहां पे स्टॉक्स के नाम भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर्स के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्टेबल नंबर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जी, नेक्स्ट वीक जो सर एक सेक्टर फोकस में रह सकता है वो है ऑटो सेक्टर, जहां पर कि डेटा हालांकि 1 सितंबर को ही आएंगे, लेकिन जो मार्केट में हमने अक्सर हलचल देखी है ऑटो शेयरों में, वो ऑटो डेटा से पहले ही शुरू हो जाती है, पहले वीक में शुरू हो जाती है। अगर हम देखें तो ऑटो कंपनीज के लिए जो ये महीना रहेगा इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अगस्त महीने में हमने देखा कि जुलाई में जिस तरह का एक मानसून रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, और अगस्त में इसकी क्लैरिटी भी आ गई कि मानसून ठीक है, बहुत जगहों पर तो एक्सेसिव मानसून हो गया। क्या लगता है सर, रूरल डिमांड लौटेगी? कौन से काउंटर्स पर इंपैक्ट होगा? हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, लंबी लिस्ट है सर ऑटो शेयरों की। अब विवेक जी, मैं एक चीज समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में बाय किया जाए या फिर अभी निकला जाए, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है। एक, अगर स्टडी के हिसाब से देखें, जो इस समय खासतौर से डीलर और जो कंपनीज है उनके बीच में काफी हद तक जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और उसको लेकर काफी विवाद विवाद चल रहा है।
तो ऐसे समय पे मैं थोड़ा सा ऑटो कंपनी से थोड़ा दूर रहने की राय दे रहा हूं, और इन स्टॉक्स की जगह पे आपको कह रहा हूं कि आप ऑटो एक्सिलरी के स्टॉक्स की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 हफ्ते ऑटो स्टॉक के लिए अच्छे नहीं हैं, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, उसका इंपैक्ट इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां से रैली तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो करंट सिनेरियो को यहां पर समझे और आगे के जैसे मॉनसून को देखें, लेकिन जो करंट इन्वेंट्री यहां पर है उसका एक इंपैक्ट रहेगा, तो ऑटो पे अभी इन्वेस्टमेंट करना या एसेट एलोकेशन करना थोड़ा कम रखें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी साइड इसके वेरिएबल्स की तरफ जाएं, जैसे कि टायर की तरफ जा सकते हैं, ऑटो पार्ट्स कंपनीज की तरफ जा सकते हैं, उनमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन मुझे लगता है दिग्गज जैसे कि मारुति है, टाटा मोटर है, बजाज ऑटो है, इन सब में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का दौर अगले हफ्ते बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो अगले हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग ऑटो कंपनीज में आ सकती है, इर्रेस्पेक्टिव कि डिमांड रिकवरी हो सकती है फ्रॉम द रूरल फ्रंट। लेकिन यही मार्केट की स्मार्टनेस है कि जब डेटा आए तो प्रॉफिट बुक करें और डेटा से पहले अपनी पोजीशन बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।